दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। संवाद इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा है, यह जो पिछला हफ्ता गया है, यह पूरे भारतीय राजनीति को जो भविष्य की राजनीति है, उसको कहीं न कहीं उसकी पटकथा लिखने वाला हफ्ता साबित होने जा रहा है। उसका कारण है कि 17 और 18 तारीख में जहाँ जो गठबंधन विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, उसकी 17 और 18 तारीख में बंगलौर में बैठक होती है और उसने जो भविष्य की राजनीति को निर्धारित करने में जो उनकी भूमिका है, उसको उन्होंने उसका विस्तार किया है और विपक्षी दल अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि पूरे भारत का दृष्टिकोण, पूरे भारत की जो राजनीतिक शक्ति है, हमारे साथ है, जनता की उसमें सहभागिता है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्षी दलों को अपना जवाब देते हुए उन्होंने एनडीए की बैठक 18 जुलाई को बुलाई और उसमें उन्होंने कई सारे अन्य दल और जोड़े नए-नए दल उसमें उन्होंने दिखाए और एक बड़ी संख्या लगभग 38-39 दलों की उन्होंने उसमें प्रदर्शित की कि इतने सारे दलों का हमें समर्थन प्राप्त है। तो ये जो शक्ति प्रदर्शन है दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा, ये देश की राजनीतिक दिशा और दशा को किस तरह से परिलक्षित करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही मणिपुर की घटनाओं ने देश को कहीं न कहीं झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह से मणिपुर से घटनाएँ जो वीडियो सामने आए हैं, वह चिंतित करने वाले हैं और हर संवेदनशील व्यक्ति को कम से कम बहुत पीड़ा अंदर तक उन्होंने पहुँचाई है कि किस तरह से मणिपुर में घटनाएँ घटित हो रही हैं। और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में जो मणिपुर को लेकर आरोप प्रत्यारोप वो देख रहे हैं, वह भी चिंताजनक है, क्योंकि मेन बात है वहाँ पे शांति बहाली के लिए किस तरह से प्रयास हो, लेकिन लगता है वहाँ की जो स्थिति है वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझती दिखाई देती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर भी इस समय तमाम बातें कही जा रही हैं। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर अपनी सदस्यता बहाली की बात की है और सजा पर रोक लगाने की बात की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है और क्या उसके संभावना हो सकती है, तो चर्चा करेंगे हम। और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीतिक की स्थिति को लेकर भी हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जो विधानसभा चुनाव है समय नजदीक आ रहा है, उसमें क्या संभावना है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए। इसके साथ जो पूरी राजनीति के जो संदर्भ है वर्तमान दृष्टिकोण में, वह किस तरह इशारा करते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मैं सुनील शुक्ला जी का संवाद इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो ऐसे कई सारे बिंदु हैं जिनकी हमने चर्चा की और आज हम सुनील शुक्ला जी से उन सब चीजों के जवाब पूछेंगे, किस तरह से वे पूरी जो देश की राजनीतिक माहौल में जिस तरह से करवट ली जा रही है, जिस तरह से बदलाव दिख रहे हैं, या जिस तरह से आरोप करते हुए दौड़ एक नए कहीं न कहीं मुकाम पर पहुँचते दिखाई देते हैं। इन सबके पीछे क्या रणनीति है राजनीतिक पार्टियों की, इसके क्या राजनीति में क्या प्रभाव दिखाई देंगे? सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं, जो गठबंधन की हमने शुरू में बात की थी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपने गठबंधन को लगातार व्यापक रूप देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष ने इंडिया नाम दिया अपने गठबंधन को और एनडीए ने अपनी जो दूसरी पार्टियों को उसमें शामिल कर शक्ति का प्रदर्शन किया है। तो आपको दोनों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गठबंधन देश की राजनीति में निर्णायक साबित होगा आने वाले समय में? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। जो ये गठबंधन बना है उसमें जो विपक्षी दलों का गठबंधन है वो तो साफ ये नजर आता है कि ये विपक्षी दल स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक मोर्चा उन्होंने बनाया है। जो गैर भाजपा दल हैं, जो गैर भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से इसके प्रति उनका असंतोष है या उनकी नाराजगी है, उनका विरोध है, उसको लेकर के विपक्ष के राजनीतिक दल इकट्ठे हुए हैं। ये ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय चुनाव भी लड़ते हैं। विभिन्न राज्यों में इनकी सरकारें हैं। अगर 24 दल हैं, इसमें 11 राज्यों में इनकी सरकार भी है। संसद में भी इनकी उपस्थिति है। संसद में अगर इनकी उपस्थिति नहीं भी है, जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल, इनका लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, लेकिन बिहार में इनकी बहुत मजबूत मौजूदगी है। गोया कि 24 में से अधिकांश ऐसे दल हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। इनका समर्थक वर्ग है और विभिन्न राज्यों में इनका असर है। और ये ऐसे राजनीतिक दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति करते हैं और ये स्वेच्छा से इकट्ठे हुए हैं। इनके ऊपर किसी का दबाव हो नहीं सकता। विपक्ष में किसका दबाव डाल देंगे आप, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। किसी भी राजनीतिक दल की तुलना में ज्यादा राज्यों में उसका असर है। उसके दूसरे तरफ अगर आप सत्तारूढ़ दल के द्वारा जो एनडीए का जो गठबंधन है, जिसको पुनर्जीवित किया गया है,
अगर आप याद कीजिए 2014 के बाद से एनडीए की कोई बैठक नहीं हुई। 2014 के बाद से एनडीए को लेकर के कोई बहुत हलचल नहीं थी। अचानक भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई और एनडीए का जो अपने समर्थक दल हैं, उनको लेकर के सक्रिय हुए। इसमें 34 दल शामिल हुए, जिसमें 24 दल ऐसे हैं जो किसी भी न लोकसभा में उनका मौजूदगी है, न विधानसभा में उनकी मौजूदगी है। लगभग 1 दर्जन राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। आप खुद ही पढ़ने लगिएगा तो कई ऐसे राजनीतिक दल आपको मिलेंगे, उनका नाम आपको मिलेगा जिनके बारे में खोजना पड़ेगा कि कहाँ हैं और क्या करते हैं। कोई माने प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए और इनके बारे में ये धारणा बनी हुई है कि सत्ता के हनक से जिन लोगों को अपने खेमे में लाया जा सकता है, वो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं या सत्ता का लाभ लेना जो चाहते हैं, वो इकट्ठे हुए हैं। पार्टियों के जो टूटे हुए लोग हैं, वो भी पार्टियाँ कैसे टूटी हैं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, इनके टूटे हुए लोग उनके पास हैं। जो प के माने संस्थापक लोग हैं या जो मुख्य नेता हैं, वो इस एनडीए गठबंधन में नहीं है बल्कि वो इंडिया गठबंधन, इंडिया दल समूह के साथ हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, भारतीय जनता मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षियों का गठबंधन बना है, उस चुनौती को उसको अपनी एक चुनौती के रूप में मान रही है और अपने जन समर्थन को बनाए रखने के लिए एनडीए दल समूह को सक्रिय किया है। अब वो कितना प्रभावकारी होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी तक ये लगता है कि कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक दल जिनका जिनका देश की या विभिन्न राज्यों की राजनीति में असर है, ऐसे दल उनके साथ नहीं है। सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन अन्य दल जो उनके साथ मौजूद हैं वो अब इतने बड़े जलने की जिस राज्य में भी हैं, उस पूरे राज्य में उनका भी उनका असर नहीं है। 2-4 जगहों पे 2-4 राज्यों जिलों में 20 10-15 जिलों में उनका असर हो सकता है। तो अगर आप राजनीतिक दलों की मौजूदगी का अगर दृष्टिकोण रखेंगे, तो निश्चित रूप से इंडिया दल समूह जो है वह प्रभावशाली है, उसका असर है। और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में उनकी मौजूदगी है, उन्होंने चुनाव भी लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा और जो इन दलों के का अपना जन समर्थन है विभिन्न राज्यों में वो और सरकार के खिलाफ की जो उनकी मुहिम है और कांग्रेस की जो उनके खिलाफ जो मुहिम है सरकार के खिलाफ, उसका लाभ जब इंडिया दल समूह को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसी पार्टी है जिसका संगठन बहुत मजबूत है। देश में अगर कोई अकेली पार्टी है, जिसके पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का समूह है और नेतृत्व भी मजबूत है, संसाधन भी उनके पास हैं, तो वो बीजेपी है। तो बीजेपी अकेले के नाम पर तो वो एनडीए में मजबूत है, लेकिन उसके सहयोगियों में वो ताकत नहीं है जो इंडिया दल समूह में के लोगों के पास है। तो इंडिया दल समूह में जो पार्टियाँ हैं और नेता हैं उनका एनडीए दल समूह की तुलना में राज्य सरकारें ज़्यादा हैं। उनके विधायकों की संख्या ज़्यादा है। सांसदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास ज़रूर ज़्यादा है। लेकिन विधायकों की संख्या में विभिन्न विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी ज़्यादा है। राज्यों में उनकी मौजूदगी ज़्यादा है। इस दृष्टिकोण से अगर कहा जाएगा तो इंडिया दल समूह है लेकिन एक तरफ़ा मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए ये दल समूह इकट्ठे हुए हैं। अब यही का सवाल है कि जो इंडिया दल समूह है, वह किस तरीके से अपनी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय पैमाने पर कैसा माहौल बना पाता है? ये आने वाला दिन बताएगा। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आने वाला समय बताएगा कि कौन सी जो गठबंधन का जो भूमिका है वो किस अपनी दिशा में ले जाते हैं। साथ सवाल ये उठता है कि बार-बार की जो विपक्षी दलों का जो एकता का जो प्रयास है, उसमें कई सारी महत्वाकांक्षी लड़ाई भी दिखाई देती है हमें और जहाँ पर हम एनडीए का गठबंधन देखते हैं, उसमें ऐसी कोई महत्वाकांक्षी की लड़ाई नहीं देखते हैं। वहाँ केवल एक व्यक्ति का ही हम देखते हैं कि पूरा नेतृत्व है और उसके अनुसार ही पूरा गठबंधन की रूपरेखा भी तय हो रही है। वहीं विपक्षी दलों की चाहे वो अपनी सहमति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल लगातार उठते रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सारे विपक्षी दल अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ने के लिए तैयार हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत? जी, सुनिए शुरुआत से। महत्वाकांक्षाएँ खराब चीज़ नहीं होती हैं। महत्वाकांक्षा जब आपके पास है तभी आप सक्रिय होते हैं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल ये है कि जब आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप अपने अकेले बूते पर कितना पूरा करने में सक्षम हैं। अगर आप इसका मूल्यांकन करेंगे,
तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को भी यह बात उन्होंने स्वीकार किया है कि अगर मिल करके लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। निश्चित रूप से तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी ताकत है, जनसमर्थन भी उनके पास बहुत है। लेकिन अगर अन्य जो विरोधी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, अगर वो मिलकर लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो मतदाता समूह है, उनके बीच में विभाजन को रोकते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी को 2019 से लेकर 14 से लेकर 19 तक जो समर्थन मिला, लगभग 37% मतदान उनके पक्ष में हुआ। तो अगर 37% आप मानेंगे, तो 63% का मतदान जो है, मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और विभिन्न अलग-अलग दलों को वोट देता है वो। अगर ये राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदा देने वाले मतदाता हैं, उनको यह समझाने में सफल रहे कि हम लोग मिल कर के लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के विपरीत उनके नीतियों से अलग जनता के हित में एक प्रभाव और प्रभावशाली और वैकल्पिक कार्य योजना और नीति बनाने में सक्षम है और हमारा संकल्प है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। तो आम आदमी पार्टी भी अकेले नहीं लड़ सकती है बीजेपी से, किसी राज्य में भी। तृणमूल कांग्रेस के साथ भी अकेले कोई किसी राज्य में कोई अकेले ऐसी पार्टी नहीं है जो अपने बलबूते बीजेपी से लड़ ले, क्योंकि बीजेपी का जो संगठन है बहुत मजबूत है। उन्होंने अपनी पार्टी को ढंग से बनाया हुआ है, लेकिन चुनौतियां हर राज्य में है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती न हो। केवल शर्त इसमें यह है कि सब मिलकर चुनाव लड़े और इस एकताबद्धता के पीछे सभी कम्युनिस्ट हैं कि अगर एक होकर के लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती प्रस्तुत कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की चुनौतियां इन राजनीतिक दलों के सामने प्रस्तुत की हैं, जैसे राजनीतिक दलों को तोड़ना, उनके सदस्यों को के ऊपर दबाव डालना, उनको अपनी पार्टी में मिला लेना, चुनी हुई सरकारों को गिरा देना, ये तरह के जो राजनीतिक हथकंडे अपनाए हैं सत्तारूढ़ दल ने, इन हथकंडों ने सभी राजनीतिक दलों के ऊपर चुनौतियां प्रस्तुत की। तो यह सामने ये सवाल है कि अगर हम बचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो बचना भी है और भारतीय जनता पार्टी को हराना भी है। इन दोनों उद्देश्यों के लिए आपको अपने छोटे-मोटे स्वार्थ छोड़ने पड़ेंगे और बड़े संकल्प जो हैं, अगर इस देश में लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, संविधान को लेकर के विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान के ऊपर भी सवाल पैदा कर रही है, संघीय ढांचे के ऊपर हमला कर रही है। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वह भारतीय जनता पार्टी सरकार से उपेक्षित है। तमाम तरह के आरोप विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार पर लगाए हुए हैं। तो अगर आपके सामने बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाना है, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकना है, जनता के हितों को क्या ध्यान रखना है, तो निश्चित रूप से यह बात सही होगी कि बड़े बड़े सवालों के लिए आपको छोटे-मोटे सवाल छोड़ने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि यह सैद्धांतिक रूप से इस पे सभी ये जो इंडिया दल समूह के लोग हैं, वो सहमत हैं और इसीलिए ये लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और अगर उन्होंने अपने छोटे-मोटे स्वार्थ छोड़े, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेंगे। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एकता ही में सबसे बड़ी शक्ति होती है कि अगर एकता से ये सब एकजुट रहे और निश्चित रूप से बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए हो सकती है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस समय देश की राजनीति में भी है कि राहुल गांधी की सदस्यता। राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें होती रही हैं और अब वह केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को निर्धारित की है उसकी सुनवाई करने के लिए और साथ ही जो संबंधित पक्ष था, जो पुर्णेश मोदी को जिन्होंने जो शिकायत करते थे या गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है, उनका स्टैंड, उन्होंने उनका जवाब पूछा है, उसमें उनका क्या कहना है। तो लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ चर्चा ये भी है कि सरकार या जो पक्ष है पुर्णेश मोदी वाला, वह चाहते हैं कि मानसून सत्र के बाद ही कोई सुनवाई हो इस पे। इसमें क्या सच्चाई है और किस तरह से आप देखते हैं कि राहुल गांधी सदस्यता सुप्रीम कोर्ट में जब आ गई है, वो सवाल जब आ गए हैं, तो क्या आपको दिखाई देता है उसमें सदस्यता बहाल हो सकती है या सजा बरकरार रह सकती है? आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? सुनील शुक्ला जी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय करेगा इसका पूर्वानुमान आप नहीं कर सकते। न्यायालयों के काम करने के अपने तरीके होते हैं, वो कानून के समझते हैं, तमाम उनके के साथ पक्ष होते हैं। तो आप इसका अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता कि न्यायालय में फैसला क्या होगा। लेकिन इस तरह के मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय का नजरिया रहा है, उस राहत देने वाला रहा है। आप याद कीजिए कांग्रेस के ही लोकसभा के सदस्य रहे हैं पंजाब से, जिनको बाद में सजा भी हुई, सिद्धू साहब, जो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे।
सिद्धू साहब को हत्या के मामले में न्यायालय ने सज़ा दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उस सज़ा के उस कन्विक्शन पर स्टे लगाया था। हालाँकि बाद में उस मामले में सज़ा हुई सिद्धू साहब को, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सज़ा दिया, उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन सुनवाई के दौरान उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया था। आप जयललिता जी का मामला याद कीजिए कि उनको मद्रास हाई कोर्ट से राहत मिली थी। इसी तरह की बातें होती थी। न्यायालयों में इस तरह के मामलों को लेकर के न्यायालयों का जो रवैया रहा है, वो राहत देने का रहा है। राहुल गांधी के बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। राहुल गांधी ने कोई जघन्य अपराध नहीं किया है। राहुल गांधी इस देश के सबसे प्राचीनतम राजनीतिक दल के नेता हैं और राजनीतिक गतिविधियों में ही वो शामिल है। तो अब तक जो नजीरें हैं उसके आधार पे ये बात कही जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय का रुख रवैया क्या होगा, अनुमान लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ दावे के साथ कहा नहीं जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा। लेकिन ये जरूर है कि देश की अदालत के सामने मामला विचारणीय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय पर भी टिप्पणी की है। इतना लंबा निर्णय आदेश की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रतिवादी लोग हैं, उनको जो 1 महीने का समय माँग रहे थे, उससे भी इनकार किया कि 1 महीने की आवश्यकता नहीं है। जब सब कुछ सुनवाई हो चुकी है, सभी तथ्य सामने आ चुके हैं। सर्वोच्च हाई कोर्ट ने भी 100 पन्ने का अपने आदेश में तमाम चीज़ों का उल्लेख किया है। सभी फैक्ट आपके सामने हैं। पूर्णेश मोदी ऑलरेडी कैविएट दाखिल कर रखे थे, यानी कि उनको इस मामले में जवाब देने के लिए वो अपने आप को खुद भी तैयार मान रहे थे। तो इतना लंबा समय की आवश्यकता नहीं है। और पिटिशनर ने राहुल गांधी के वकील ने कहा भी कि 111 दिन पहले से ही बीत चुका है और एक इलाका जो है वो संसद में बिना प्रतिनिधित्व के है। और इस न्यायालय इस आदेश से, इस कन्विक्शन से जो उसके प्रकारांतर से जो असर पड़ रहा है, वो ऐसा पड़ रहा है जिस पे विचार किया जाना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 1 महीने का समय नहीं दिया, 10 दिन का समय दिया और कहा कि 10 दिन में आप लोग अपना पक्ष रख दीजिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, जिससे देश भी सहमत हो, देश को लगता है कि न्याय हो रहा है, वो उस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो न्यायालय में अब क्या असर होगा, क्या निर्णय होगा, ये मैं नहीं कह सकता, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि राहुल गांधी संसद के सदस्य रहें या न रहें, उनकी सदस्यता बहाल हो या न हो, 2024 के चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष के एक प्रभावशाली नेता के रूप में लोगों के बीच में रहेंगे। राहुल गांधी ने जो आक्रामकता भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ अपनाई है, वह दिखाई पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने इस सरकार के खिलाफ इस पूरे देश के पैमाने पर एक राजनीतिक माहौल बनाने की जो कोशिश की है, वह दिख रहा है। तो वो चुनाव लड़ें, न लड़ें, सदस्यता बहाल हो, न हो, लेकिन एक व्यापक असर रहेगा राहुल गांधी की उपस्थिति का। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश के ऊपर एक अच्छा खासा असर डाला है और यात्रा के दौरान हुआ जो हिमाचल का चुनाव था, उसमें भी उसका असर दिखाई पड़ा और यात्रा पूरी होने के बाद कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी असर दिखाई पड़ा और लोगों ने जो एक उस यात्रा के दौरान जो पड़ाव था राहुल गांधी का कर्नाटक में और जिस तरीके के सभाएँ और जनसंपर्क उन्होंने किए थे, लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश की थी, वो उसका असर दिखा उस चुनाव में। तो मुझे लगता है कि ये 2024 के चुनाव में राहुल गांधी क्या की मौजूदगी का मतलब होगा। भले उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले, न मिले, सदस्यता बहाल हो, न हो, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सदस्यता अगर उनकी बहाल नहीं होती है, तो मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी को उसका राजनीतिक लाभ मिलेगा। वो एक विक्टिम के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच में रहेंगे कि साहब उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी एक नेता के रूप में आप उनसे सहमत हो, असहमत हो, विरोधी हो, समर्थक हो, कुछ भी हो। लेकिन एक इस देश के सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने तमाम दबावों के और डर के सभी चीज़ों की उपेक्षा करके बिना उसको ध्यान में रखे केवल राजनीति कर रहे हैं और सरकार के सामने चुनौतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक राहुल गांधी की उपस्थिति का असर होगा और विपक्ष के बड़े चेहरे के रूप में। मैं नहीं कहता कि वो मोदी जी के पैरेलल कोई अपना नेतृत्व खड़ा कर लेंगे। मोदी जी के का भी जन समर्थन व्यापक है और अच्छे खासे वर्ग में उनकी स्वीकृति है। लेकिन राहुल गांधी के भी स्वीकृति और जन समर्थन का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। उन लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोग उनको स्वीकार करने लगे हैं।
तो एक बड़ी एक 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 मजबूत चेहरा होंगे वो और उनकी राजनीति का, उनकी सभाओं का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों का असर 2024 के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता में इज़ाफ़ा तो हुआ है और जिस तरह से राहुल गांधी की संघर्ष क्षमता दिखाई दी है, उसने लोगों को प्रभावित भी किया है। और आगे हम सवाल वही कड़ी बढ़ाते हुए सबसे आते हैं कि मणिपुर के ऊपर। मणिपुर की जिस तरह से घटनाएँ सामने आ रही हैं, जिस तरह से वीडियो सामने आए हैं, उससे हर संवेदनशील व्यक्ति दुखी हुआ है। और उसमें भी कई तरह के हम देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर आरोप-प्रत्यारोप पार्टी एक-दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। सत्ता पक्ष, विपक्ष शासित राज्यों की बात कर रहा है कि वहाँ पर महिला अत्याचार हुए हैं, उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है कि मणिपुर में जिस तरह की घटनाएँ सामने आ रही, दिल दहलाने वाली घटनाएँ, जिससे महिलाओं के प्रति अत्याचार दर्शाती वीडियो सामने, उसने शर्मसार कर दिया हर व्यक्ति को। कहीं न कहीं संवेदनशील व्यक्ति बड़े अंदर तक हिल गए हैं इन सब चीज़ों को देखकर। लेकिन आपको क्या लगता है कि मणिपुर की जो घटनाएँ हैं और जो भारत की अगर राजनीति की बात करें, जिस तरह से एक-दूसरे के ऊपर आरोप करते हुए आप दौर देख रहे हैं, क्या उससे मणिपुर का कुछ हल निकलता देख रहे हैं? मणिपुर की शांति बहाली के लिए दूसरे कक्ष सरकार को, विपक्ष को मिल-जुल कर एक साथ कदम-ताल करनी चाहिए, जहाँ मणिपुर में जी, सुनिए। मणिपुर की घटना बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही लज्जाजनक है, बहुत ही घृणित है और इस तरह की घटनाएँ सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, वह उस समय भी नहीं हुआ था, जब वहाँ हिंसक गतिविधियाँ होती थी, उग्रवादी संगठन बहुत सक्रिय थे। तब भी इस तरह की घटनाएँ महिलाओं के खिलाफ नहीं हुई। पूर्वोत्तर के राज्यों में आप जाइए, पूर्वोत्तर के राज्यों के जो आदिवासी हैं, ट्राइबल, उनमें महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान है। वो एक-दूसरे के महिलाओं के प्रति बड़ी इज़्ज़त की भावना रखते हैं। मैं खुद भी देखा है, कहीं लोग इस तरह की धारणा उनमें होती नहीं कि समूह दूसरे समूह की महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएँ कर दें। बहुत ही लज्जाजनक घटना हो। उससे भी खराब बात है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। केंद्र सरकार ने उतनी प्रभावशाली कार्रवाइयाँ केंद्र सरकार की ओर से भी नहीं दिखती, जो ऐसे मौके पर दिखनी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री को लोग मुख्यमंत्री न मान के अगर एक वर्ग विशेष के प्रतिनिधि के रूप में देखने लगे, तो यह विश्वास की हाइट है। यह इससे बड़ा संवैधानिक ढांचे का चरमरा जाने का और कोई उदाहरण हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री को लेकर के लोगों में विश्वास न रह जाए। जो सरकारी मशीनरी है वो विभिन्न खेमों में बँट जाए। हमारे समर्थक, तुम्हारे समर्थक, उनके विरोधी, हमारे विरोधी, इस रूप में लोग उसको देखने लगे और यह 1-2 दिन में नहीं होता। 1-2 घटनाएँ इस तरह के परसेप्शन नहीं बनाती। लगातार होता ही हो जब घटनाएँ होती रहती हैं, तो इस तरह का परसेप्शन बनता है। 2014 में जब ये सरकार आई है, पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में किसी तरह का आतंकवाद नहीं था, किसी तरह की हिंसा नहीं थी। जहाँ-जहाँ झगड़े थे, तमाम तरह के आपसी मनमुटाव था, पूर्ववर्ती सरकारों ने सबको मिला के बैठा के त्रिपक्षीय समझौतों से, राजनीतिक पहल से उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया और एक अमन चैन की स्थिति थी। पिछले 5 साल से भारतीय जनता इस अभी चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले पल 5 उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ चुनी गई थी। किस तरह का सरकार आपने चलाया कि 2 समूह एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए। एक-दूसरे के प्रति इस कदर अविश्वास बढ़ गया कि एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक-दूसरे के समूह के साथ घृणा करने लगे। ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है और वहाँ के राज्यपाल ने कहा इस बात को। राज्यपाल जी ने कहा है कि 60,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। तो क्या वजह क्यों ये स्थितियाँ पैदा हो गई? 5,000 से अधिक लोगों के घर जला दिए गए। ये मतलब इस तरह की हिंसा 1-2 दिन की वजह से नहीं होती है। ये बहुत इस और ये सरकार या तो विफल है, कुछ नहीं कर पा रही है या जो इस तरह की हिंसा में शामिल हैं उसको उसका संरक्षण है। ये बहुत बहुत ही लज्जाजनक है। किसी ऐसे देश में जो अपने आप को विश्व गुरु होने का दावा करता हो और एक कोशिश ये कर रहा हो कि हम विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में शामिल हैं। हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। 5वीं सब देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। इस तरह की हिंसा, वैमनस्य, एक-दूसरे के प्रति अविश्वास, एक-दूसरे के प्रति असहिष्णुता, मार-काट से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। और पूर्ववर्ती उत्तर-पूर्व के राज्यों के अलावा ये सीमावर्ती राज्य हैं, देश की सीमाओं पर स्थित।
वहाँ इस तरह की हिंसा, इस तरह की अस्थिरता, समाज के बीच में मनमुटाव, प्रशासनिक व्यवस्था का चरमरा जाना, ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। जो लोग भी इसको हवा दे रहे हैं और निश्चित रूप से हवा दे रहे हैं, ये अपने आप चीज़ें नहीं हो रही हैं। कोई न कोई समूह है, जो इस तरह की गतिविधियों को संचालित कर रहा है और उसको हवा दे रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदू, क्रिश्चियन, अल्पसंख्यक इस निगाह से लोग बात नहीं करते हैं। मतलब ट्राइबलों की बात होती है, ट्राइबल है। तो ट्राइबल क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। ट्राइबल को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की निगाह से लोगों के देखने की शैली नहीं रही। और एक ये जो ट्राइबल्स हैं वो एक दूसरे के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव रहा। लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा संगठन, ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का समाज में बँटवारा पैदा कर रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है। ये किसी के लिए चिंताजनक होना चाहिए। सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही खराब है। ये आपराधिक लापरवाही है और अभी तक राज्य सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई न होना ये चिंता पैदा करती है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्री जी के सर्वदलीय बैठक के बावजूद भी हिंसा का न रुकना ये बड़ा सवाल है। शांति बहाली के लिए विपक्षी दलों को शामिल न करना उस प्रक्रिया में, ये भी चिंता पैदा करता है कि आखिर सत्तारूढ़ दल चाहता क्या? समाज को बाँट करके अगर आप कोई राजनीतिक ताकत बटोर भी लें, तो वह दीर्घकालिक नहीं हो सकता। मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी समाज हो, कोई भी हो, आज इस दौर में हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। लंबे समय तक हिंसा में ग्रस्त नहीं रह सकता। अगर वो विकास चाहता है, अगर वो तरक्की चाहता है, अगर अपने समाज को मजबूत करना चाहता है, अपने समाज को सशक्त करना चाहता है, तो आपसी घृणा से, तनाव से, हिंसा से, एक दूसरे के प्रति विभाजन से कोई समाज अपने आप को बहुत लंबे समय तक इस तरह गतिविधियों में शामिल नहीं रख सकता। राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बाँट करके आप राजनीतिक ताकत बटोर नहीं सकते। मणिपुर में जो कुछ इसका असर दिखने लगा है। मेघालय में देखिए, मेघालय के संगठनों ने किस तरह की अपील कर दी। लोगों को एक राज्य से हटा के दूसरे राज्यों में भेजे जाने की नौबत आ गई। जो उन राज्यों के लोग अन्य राज्यों में हैं, उनमें असुरक्षा का भाव पैदा हो गया। इस असर से आप बच नहीं सकते हैं। कोई ऐसा नहीं ना कि हर जो कोई भी व्यक्ति अपने राज्य में है, अपने इलाके में है, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी पढ़ाई-लिखाई के लिए, अच्छे व्यापार के लिए लोगों का आना-जाना एक से दूसरे इलाके में रहता है। और अगर इस तरह की आवाजाही रुक गई, तो आप प्रगति कैसे कर सकते हैं? मणिपुर ने पूरे उत्तर-पूर्व के राज्यों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया और ये रुकना चाहिए। सत्तारूढ़ दल इस पूरे के पूरे मामले के असर को कम करने के लिए जो अन्य राज्यों का उल्लेख कर रही है, एक बहुत ही खराब बात है। एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक गंभीर राजनीतिक हिंसा की घटना को का आकलन या उसकी समझ को कम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह पे राजनीतिक बयानबाज़ी से बचना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ का नाम लें, आप राजस्थान का नाम लें, आप पश्चिम बंगाल का नाम लें। कौन-सी ऐसी घटना हुई है पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उसमें, जहाँ पे कोई हिंसा हुई हो, सरकार ने कार्रवाई न की हो? महिलाओं को इस तरह से निर्वस्त्र करके और अपमानित तरीके से घटनाएँ घटी हों और सरकार चुपचाप बैठी हुई हो? उसके मुकदमे न दर्ज किए गए हों? पश्चिम बंगाल में जिन 2 घटनाओं का मामला नाम लिया जा रहा है, उसमें एक घटना तो वहाँ के डीजीपी ने कहा कि फर्जी है, घटना ही नहीं हुई। दूसरी घटना जिसका उल्लेख किया जा रहा है, वो 2 महिलाओं की आपस में झगड़े का मसला है। कोई समूह उसमें इन्वॉल्व नहीं है और उस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में जो घटना है, उसमें भी राज्य सरकार ने कार्रवाई की। हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता। हिंसा में शामिल लोगों के साथ नहीं खड़ा हुआ जा सकता। हिंसा की प्रवृत्तियों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। अगर आप अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मणिपुर में जो हो रहा है, हमारे आपके माथे पे बहुत बड़ा कलंक है। हमारे आपके घर परिवार के लोग जो दुनिया के विभिन्न कोनों में हैं, वह लोगों से आँख मिला के बात नहीं कर सकते। बहुत ही लज्जाजनक घटना है और उससे भी लज्जाजनक घटना है सरकारों की निष्क्रियता। यह निष्क्रियता जिसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है समाज को। कि किसी भी तरह से हिंसा रुकनी चाहिए और जो समुदायों के बीच में अविश्वास की खाई बढ़ती जा रही है, इसको कम किया जाना चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि विश्वासी खाई है उसको पार्टनर काम भी राजनीतिक दलों का वो ऐसा संदेश दें आपस में एकजुटता के द्वारा कि मणिपुर देश का जो अभिन्न हिस्सा है उसमें शांति बहाली के लिए सभी एक साथ मिलजुल कर प्रयास करें। जब पार्लियामेंट में जो बहस की डिमांड विपक्ष के द्वारा की जा रही है,
विपक्ष कहता है इस नियम के तहत होनी चाहिए, सत्ता पक्ष कहता है इस नियम के तहत होनी चाहिए। क्या नियमों की केवल लड़ाई में ही पूरी जो परिदृश्य है इसमें पूरी बहस होनी चाहिए मणिपुरी घटनाओं पर? क्या नियम कायदों की किस नियम के तहत चर्चा होगी इसमें उलझ कर रह जाएगी, या दोनों पक्ष कहीं ना कहीं समझौता कर मणिपुर की चिंताओं को संसद में चर्चा करेंगे? इस मसले पर सरकार की ओर से जो भी रवैया अख्तियार किया जा रहा है वो उचित नहीं है। मैं उचित नहीं मानता। नियमों की दुनिया की बात आप करते रहिए। पहले तो आपको तुरंत बता देना चाहिए, वक्तव्य आना चाहिए था कि मणिपुर की घटना को लेकर सरकार ने क्या-क्या किया। वहां पर शांति बहाली के लिए क्या कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपसे पूछा है, अपने स्वतः संज्ञान लेकर के आपसे जवाब मांगा है। क्या सर्वोच्च न्यायालय में आपने कहेंगे पहले किस नियम के तहत आप मुझसे पूछ रहे हैं? सरकार का ये काम होना चाहिए था कि जिस भी नियम के तहत विपक्ष बहस करना चाहे, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। मेरी तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं। जिस भी जो भी सदन के संचालन का जो कोई भी नियम हो, एक राष्ट्रव्यापी चिंता का विषय है ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है और आप इसको नियमों और उपनियमों के नाम पर इसको घुमाते रहेंगे। यह एक जवाबदेह सरकार का रवैया नहीं है। जवाबदेह सरकार की कार्रवाई ये नहीं है। सरकार से इस मौके पे लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार तुरंत बताओ कि वो क्या-क्या कर रही है। क्या-क्या किए जा रहे हैं जिससे वहाँ की हिंसा रुके, लोग जो विस्थापित लोग हैं अपने घरों में रहें और लोगों के अंदर सुरक्षा का भाव हो। विपक्ष के ऊपर कौन-सा आरोप लगा सकता है? विपक्ष तो कहेगा कि विपक्ष जो बात अगर आप मजबूती के साथ इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं तो ठीक है, जो भी नियम की बात कर रहा है विपक्ष, हाँ ठीक है, हम तैयार हैं बात करने के लिए, आइए हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सरकार को तुरंत पूरे देश को विश्वास में लाना चाहिए। जो एक माहौल ये बन रहा है कि साहब इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्य सरकार विफल है, केंद्र सरकार विफल है। इस परसेप्शन को खत्म कर देना चाहिए। इसके लिए इसके लिए नियम उपनियमों की कौन-सी बात है? और अगर आप बहस करना चाहते हैं तो ठीक है, जो विपक्ष कर रहा है उसी को मानने में क्या दिक्कत है? क्या वो नियम में नहीं आते हैं क्या? आप आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप अपनी जवाबदेही थोड़े बच सकते हैं। इस पूरे के पूरे मामले में एक प्रभावी, निष्पक्ष, पारदर्शी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है सरकार से। और अगर आप नियमों की बात कर रहे हैं, गोया कि ऐसा कुछ है जो आप छुपाना चाहते हैं। ये धारणा बनेगी और ये धारणा नहीं बननी चाहिए। देश के लोगों के बीच में धारणा नहीं बननी चाहिए। ये बनना चाहिए कि एक मजबूत सरकार, जिसका दावा करते हैं कि मजबूत सरकार है। आप कहते हैं कि साहब डबल इंजन की सरकार में इस बात में बहस होगी कि किस नियम के तहत इसकी चर्चा हो। क्या संसद की कार्रवाई चलाने के जो नियम है, उन्हीं नियमों में से किसी एक नियम की मांग तो विपक्ष कर रहा है? कर लीजिए ना भाई, क्या बुराई है इसमें? क्यों आप अपनी तरफ से शर्त लगा रहे हैं? ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। अगर आप अपनी कार्रवाई में, अपने राजनीतिक निर्णयों में, अपने प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शी हैं और आप कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष भाव से और पारदर्शी तरीके से चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये बहस नहीं चलनी चाहिए। विपक्ष जो कह रहा है ठीक है, विपक्ष तो कहेगा ही कहेगा। विपक्ष की बात मानिए, मानने में क्या समस्या है? कोई सरकार के समक्ष थोड़ी कोई चुनौती पैदा उससे हो जा रही है। यह जो सरकार का रवैया है, इस रवैये को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जी। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं न कहीं सरकार को आगे आकर अपना पक्ष रखना चाहिए और कोई नियम कोई ये नहीं कि इस नियम के द्वारा अगर आप चर्चा हुई तो उसमें कोई आपकी इंसल्ट हो जाएगी। तो बात ये है कि बड़ी-बड़ी चिंताओं को संसद में ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। तो कार्यक्रम के अंत में आते हैं, मध्य प्रदेश की बात हम करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव लगातार नज़दीक आ रहे हैं और जैसे-जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियाँ भी लगातार बढ़ रही हैं। जहाँ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वहाँ मुख्य पार्टी है और कांग्रेस सत्ता की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। जिस तरह से वहाँ पे एक सर्वे लगातार आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को बढ़त कहीं न कहीं दिखाई देती है। उससे भी बीजेपी की चिंता बढ़ रही है, सत्ता बचाने की चुनौती भी सामने बढ़ गई है। उसमें बीजेपी के अंतर्कलह की बात भी सामने आती है, उनमें सिंधिया गुट की बात की जाती है या विजय वर्गीय हैं, उनकी बात की जाती है, कैलाश विजयवर्गीय सॉरी, और साथ ही नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी सबकी बात की जाती है। साथ ही शिवराज सिंह चौहान जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनकी लगातार एक कहा जाता है कि उनकी सीट को बीजेपी के अंदर चुनौती मिल रही है। और वहीं बीजेपी कांग्रेस की बात करें, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का स्वामी के नेतृत्व इसमें एक साथ दिखाई देता है। उसने कांग्रेस की संभावना बढ़ा दिया है। अभी प्रियंका गांधी ने वहाँ जन आक्रोश रैली की ग्वालियर संभाग में, जो सिंधिया का जो क्षेत्र, सिंधिया जी का क्षेत्र कहा जाता है, और जिस तरह जनता इकट्ठी हुई उस रैली के अंदर, जो पब्लिक का जो वहाँ पे बड़ी संख्या दिखाई दी, उसने कांग्रेस के आत्मविश्वास को बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की जो आने वाला जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसमें क्या तब्दीली देख रहे हैं? आपको क्या कुछ महसूस होता है वहाँ की, जो वहाँ से जो चीजें निकल के आ रही हैं बाहर? सुनील शुक्ला जी।
देखिए, जो 2018 का चुनाव था, उस चुनाव में भी जनादेश बीजेपी को नहीं मिला था। अब तक के जो सर्वेक्षण आए हैं, उसमें भी सरकार के खिलाफ ही बात कही जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग सरकार से संतुष्ट हैं। जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, उसमें ये बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पाई और नहीं घोषित करना चाहती है। यही निर्णय बताता है कि पार्टी के संगठन के स्तर पर कितने मतभेद हैं और पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से किस तरीके से मतलब सरकार विरोधी भावनाओं से किस तरीके से ग्रस्त है। कांग्रेस ने 18 के चुनाव में भी एक मजबूत चुनौती प्रस्तुत की थी बीजेपी के सामने और आज भी कर रही है। अपने को एक संगठित पार्टी के रूप में लोगों के बीच ले जाने में वो कामयाब रही है। कांग्रेस में अंतरकलह या आपसी खींचतान की बातें नहीं आ रही हैं। पार्टी ने अपने आप को एक संगठित राजनीतिक दल के रूप में लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है और लगातार हमलावर है। आप याद कीजिए कि जबलपुर में संभवतः कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें प्रियंका गांधी ने भाषण किया था। उसके बाद ये भी ग्वालियर में गई। जबलपुर में अपने अभियान की शुरुआत करते हुए जो रुख अख्तियार किया था प्रियंका गांधी ने, आप याद कीजिए कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कितने हमलावर थी। सरकार की असफलताओं का, उस पर तमाम तरह के आरोपों का, भ्रष्टाचार के आरोपों का उन्होंने बहुत जम के आरोप लगाए थे। उस किसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दे पाई और उसके बाद से पूरे राज्य में पार्टी सक्रिय है अपने चुनाव अभियान को लेकर। ग्वालियर की जो सभा है, उस ग्वालियर की सभा में भी आप देख लीजिए कि वो उन्होंने केवल नाम भर लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का और कहा कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती। उन्होंने बीजेपी सरकार पे हमला किया। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पे जाकर के उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर उनको एक राजनीतिक अपने विरोधी राजनीतिक दल के रूप में जो उनको कहना चाहिए था कहा। तो कांग्रेस ने एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में लोगों के बीच में है। जो उसने घोषणा पत्र अपने जारी किए हैं, जो घोषणा पत्र चुनाव के दौरान जो लोगों को आश्वासन दे रही है, वो भी महत्वपूर्ण है और समाज के सभी वर्गों को संबोधित करने का प्रयास किया है। तो एक बड़ी चुनौती तो इस सरकार के सामने मध्य प्रदेश में है और अभी तक जो 2-3 सर्वेक्षण आए हैं, उन सर्वेक्षणों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ दोबारा जनादेश पाती हुई दिख नहीं रही। आने वाला समय बताएगा क्या है, लेकिन दोबारा पाती हुई दिख नहीं रही है और पार्टी में अंतर्कलह, अंतर्विरोध, एक-दूसरे की खिलाफत, ये बातें लोगों के सामने हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, सत्ता को बनाए रखने के लिए। और अगर वह अपने आप को संगठित रूप से नहीं प्रस्तुत कर पाई, तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो सरकार के ऊपर अक्षमता के, भ्रष्टाचार के और विभिन्न कार्यक्रमों को या आश्वासनों को पूरा न करने का आरोप है, उसमें अगर उस लोगों के बीच में अपने आप को लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, उनकी जिज्ञासाओं को या उनके असंतोष को शांत नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस ने एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है और अपने आप को जो संगठित तरीके से ले आई है, इसका भी असर है। अगर आप 2018 के चुनाव को भी देखिए कि कांग्रेस को बीजेपी को जनादेश नहीं मिला। बीजेपी ने वहाँ की सरकार को तोड़ के सरकार बनाई। मुझे लगता है कि मैं नहीं कहता कि पूरे राज्य में इसको लेकर के आक्रोश होगा, लेकिन निश्चित रूप से जो जिनको लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं में आस्था है, ऐसे लोगों को के बीच में इस घटना का असर ज़रूर पड़ा होगा। और जो सरकार की विफलताएँ हैं, विभिन्न मोर्चों पर लेकर उनकी असफलताएँ हैं, जो भ्रष्टाचार के उनके ऊपर आरोप हैं, जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमला करता रही है, उन सभी आरोपों से वो घिरी हुई है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप आपने कांग्रेस पे लगाए हैं, तो उससे बड़े-बड़े आरोप आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर है मध्य प्रदेश में। और उन आरोपों से बचने का, लोगों को आश्वस्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। परिवारवाद और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाती रही है बीजेपी कांग्रेस पर। आज वो खुद उसी आरोपों से घिरी हुई है। उसके अपने तमाम बड़े नेताओं के परिवार के लोग विभिन्न पदों पे आसीन हैं और चुनाव मैदान में हैं, चुनाव मैदान के लड़ करके
कि लड़ने की तैयारी में भी है। उस आरोप पे भी बीजेपी खुद घिरी हुई है, जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी। पारदर्शी सरकार देने की बात करती थी, दायित्वपूर्ण सरकार देने की बात करती थी, उनसे घिरी हुई है। गरीबों के और सामान्य किसानों के हित में शासन नीतियाँ बनाने का जो बात करती थी, कांग्रेस पे आरोप लगाई थी कि वो नहीं करती है, उन आरोपों से घिरी हुई है। तो बड़ी चुनौतियाँ हैं बीजेपी सरकार के सामने और कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। अब समय है, लेकिन ये है कि एक संघर्षपूर्ण राजनीतिक माहौल है वहाँ पर मध्य प्रदेश में। अभी आने वाला समय बताएगा कि लोग किसके पक्ष में जाते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश आसान नहीं है और इसलिए चिंता बीजेपी के नेतृत्व की लगातार बढ़ रही है कि मध्य प्रदेश अगर वह हार जाते हैं तो राजनीतिक रूप से 2024 की चुनौतियाँ उनके सामने और बढ़ जाएँगी। और इन शब्दों से अलग चर्चा को विराम भी देते हैं और जिसपे सुनील शुक्ला जी ने जो पूरे महत्वपूर्ण विषय थे, पूरे हफ्ते भर की राजनीतिक किस तरह से घटनाक्रम घटित हुए हैं, उसमें चाहे राहुल गांधी सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है या मणिपुर की घटनाएँ हैं जो पूरे देश को चिंता में डाल रखा है, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है वर्तमान की जो आने वाले चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं और जो गठबंधन का स्वरूप पक्ष और विपक्ष के द्वारा तय किया जा रहा है, जो भविष्य की राजनीति देश किस दिशा में जाएगी, उसको तय करने में बड़ी भूमिका इस गठबंधन की दोनों की बन रही है। और जिस तरह से पूरा विश्लेषण किया, पूरा सार्थक विश्लेषण किया, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आई। और सुनील शुक्ला जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने बहुत ही सकारात्मक और सार्थक विश्लेषण करके पूरी चर्चा का, पूरे विषय का दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा प्रस्तुत की। और हम आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संबंधित चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संबंधित अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।